मनोविकार, व्यसनमुक्ती, लैंगिक समस्या यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून खात्रीशीर उपचार. माइंड केअर हॉस्पिटल फॉर मेंटल अँड सेक्शुअल हेल्थ. रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर आणि नवी मुंबई इथे सेवा उपलब्ध. संपर्क 830 878 4422. आज का ये जो टॉपिक है माइंड केयर मैराथन का 27th सेशन है, जिसका की टॉपिक है चाइल्डहुड ऑनसेट मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि बच्चों में पाई जाने वाली मानसिक बीमारियां, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. इस टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े हुए आज के हमारे जो स्पीकर है वो है डॉक्टर श्रीलक्ष्मी वी, जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री है एम्स नागपुर से. उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताऊंगा. तब तक जब तक कि लोग ज्वाइन करें और पार्टिसिपेंट ज्वाइन करें, मैं थोड़ा सा माइंड केयर मैराथन के बारे में बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो आज पहली बार जुड़े हैं. ये जो माइंड केयर मैराथन है आम लोगों के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, एनजीओ वर्कर्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, या ये समझे कि उन सभी लोगों के लिए है जो जानते हैं कि मानसिक आरोग्य एक आरोग्य का महत्वपूर्ण भाग है. अगर किसी को इसमें एंट्री फी है, सभी के लिए एंट्री फ्री है. किसी को सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस चाहिए होगा तो कृपया आप 8308784422 इस नंबर पे आपका नाम और सर्टिफिकेट मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं. हम इसमें इंटरेस्टिंग क्विज भी लेते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. ये जो प्रोग्राम है माइंड केयर मैराथन 42 हफ्ते चलेगा. 42 मंगलवार इसमें हम प्रोग्राम लेंगे जो कि ऑनलाइन लाइव सेशन होंगे. उसमें से ये 27 सेशन है और इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे भारत के बेस्ट मनोविकार तज्ञ जो कि मानसिक आरोग्य संबंधित कोई एक नया टॉपिक लेके हमारे साथ बात करेंगे, हमें गाइड करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन देंगे. ये प्रोग्राम हिंदी में है. अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो हमेशा इसके साथ जुड़ना चाहता है तो आप व्हाट्सएप पे माइंड केयर मैराथन / आपका नाम लिखिए और 9503421124 पे भेज दीजिए. आपका नाम सेव हो जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगेंगे. ये नंबर आपके मोबाइल में सेव होना उसके लिए जरूरी है. आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम पे आप माइंड केयर मैराथन सर्च कीजिए और उससे जुड़िए. आपको वहां पे भी अपडेट्स मिलते जाएंगे. आप और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो जब हम बाद में अपलोड करते हैं तो आप वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी आप www.facebook.com/mindcare22 इस पे जाके आप फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. ये इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए है जो इंटरेस्टेड है क्विज कंपटीशन में. हम इसमें 2 प्रश्न पूछते हैं और उसमें से 3 विजेता निकालते हैं. मैं यहाँ से लोगों को बताना चाहूंगा कि दोनों प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है. बहुत बार ऐसे होता है कि एक प्रश्न के आप उत्तर देते हैं तो उसको मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता है. प्लस आपको फास्टेस्ट आंसर देना जरूरी है. जवाब आपको व्हाट्सएप पे देना है 9503421124. ये नंबर आप सेव रखिए और जैसे ही हम क्वेश्चन पूछते हैं तो तुरंत से उस पे आप जवाब दीजिए. आप चैट बॉक्स में अगर जवाब देते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको कंपटीशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा. जो भी हमारे विनर्स है उनको हम माइंड केयर मैराथन का टी शर्ट बाय पोस्ट भेजते हैं, बाय कुरियर भेजते हैं और आप वहां पे आपको वहां पे मिल जाएगा. आप प्लस 25% ऑफ मिल जाएगा माइंड केयर के प्रोडक्ट्स पे, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन हो या फिर कोई वर्कशॉप हो तो उसमें आपको 25% ऑफ मिल सकता है. ये इंपॉर्टेंट है जिनको सर्टिफिकेट चाहिए कृपया आपका नाम /सर्टिफिकेट लिखिए और 8308784422 इस नंबर पे आप भेज सकते हैं. आपको कोई भी अगर कम्युनिकेशन करना हो आपको सर्टिफिकेट के बारे में तो कृपया ये नंबर सेव रखिए. ये नंबर पे कम्युनिकेट कीजिए. आपका सर्टिफिकेट जो है फेसबुक पे माइंड केयर 22 ये पेज पे आपको मिल जाएगा. दूसरे दिन आप वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. अगर कोई भी क्वेरी हो तो कृपया ये नंबर सेव रखिए. इस नंबर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा 27 दिसंबर 2022 को जो माइंड केयर मैराथन का सेशन हुआ था लर्निंग डिसेबिलिटी पर, तो उसमें जो हमारे विनर्स थे उनकी ये तस्वीरें हैं. सबसे पहले जो हमारे विनर थे वो थे रेणुका तारो, जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज ठाणे, यहाँ पे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ठाणे यहाँ पे. हमारे दूसरे जो विनर है वो है मृणालिनी दत्तात्रेय मोरे,
जो कि साइकोलॉजिस्ट है और सोलापुर के रहने वाले हैं। तीसरे जो हमारे विनर थे वो थे केयूरी भोजने, जो कि साइकोलॉजिस्ट है और मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम मुड़ेंगे अभी हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है चाइल्डहुड ऑनसेट मेंटल डिसऑर्डर। सबसे पहले हमारे जो स्पीकर है उनको मैं वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम मैम, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं थोड़ी देर में आपको पिन करूंगा, उससे पहले मैं आपके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर श्री लक्ष्मी वी, इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, उसके साथ उन्होंने एमडी भी किया हुआ है और डीएन भी किया हुआ है। मुंबई का जो एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है नायर हॉस्पिटल जो है, वहां से उन्होंने साइकेट्री किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है फिलहाल साइकेट्री डिपार्टमेंट में। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि एम्स, जो कि प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है नागपुर यहाँ की, वहां पे वो जुड़े हुए हैं। और फिलहाल वहां पे वो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में अपनी वो सर्विस दे रहे हैं और बच्चों को वहां का जो कॉलेज है वहां पे वो पढ़ाते भी हैं। तो ये जो हमारा सेशन है 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट जो है उसमें मैं स्पीकर से कम्युनिकेट करूंगा, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। और दूसरा जो पार्ट है वहां पे आप ऑडियंस क्वेश्चंस पूछ सकती है। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि कृपया क्वेश्चंस ना पूछे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पार्किंग लॉट में, यानी कि आपके पास अगर कोई पेज होगा तो उस पर लिख के रखिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो पहला राउंड है उसमें ही आंसर किए जाएंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रहता है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ये सेशन मेनली हिंदी में रहेगा, मैं और स्पीकर मोस्टली, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया हिंदी में बात कीजिए। अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और मराठी में भी आप अगर कंफर्टेबल हो तो क्वेश्चंस मराठी में भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज है हिंदी रहेगा। फिलहाल जहाँ पे अगर कोई दिक्कतें आएगी या फिर कहीं पे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स रहेंगी, साइंटिफिक टर्म्स रहेंगी, तो वहां पे हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है माइंड केयर मैराथन का, वो है बच्चे एवं मानसिक बीमारियां। आज का ये जो टॉपिक है ये आपने क्यों चुना? आपको ये टॉपिक चुनने के पीछे आपका क्या रीजन था? आपको क्यों लगा कि ये टॉपिक के बारे में बात की जानी चाहिए? शुरुआत में तो मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मुझे ये प्लेटफॉर्म पे शामिल करने के लिए, और जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मन से जुड़ी हुई बातों के बारे में बहुत लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, बहुत सारी गैर समझ होती है। तो इस चीज को दूर करने में आप मदद कर रहे हैं, सो आई थिंक वो बहुत ही काबिले तारीफ चीज है। तो थैंक यू मुझे इस हम्बल छोटे से एफर्ट में शामिल होने के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। और आपने जो सवाल पूछा कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, बच्चों से जुड़ी हुई जो मानसिक समस्या, बेसिकली मैं साइकाट्रिस्ट हूँ, मतलब मनोरोग तज्ञ या मनोरोग विभाग से जुड़ी हूँ। बट शुरुआत से जो है मुझे बच्चों के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में ज्यादा मेरा लगाव रहा है, उनके साथ डील करने में मेरी ज्यादा इंटरेस्ट रही है, तो दिलचस्प ज्यादा उसमें है। एंड अभी अगर सोचे तो करंट अगर हम देखें आजू बाजू, तो ये एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें नजर आती है। न्यूज़पेपर भी खोलो तो यही दिखता है, टीवी में भी देखो तो इसी के बारे में चर्चा चलती है। एंड आई थिंक हर एक के जीवन में भी अगर अब हम देखें तो मतलब कोई ना कोई, हम पेरेंट है या टीचर है या बच्चों के साथ किसी ना किसी तरीके से हम जुड़े हुए हैं। तो ये टॉपिक का बहुत महत्व है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अच्छा होगा। डेफिनेटली। तो ये सब हम शुरू करें इससे पहले ऑडियंस के मन में सबसे पहले अहम सवाल तो ये हो सकता है कि क्या बच्चों में भी मानसिक बीमारियां हो सकती है? मतलब शुरुआत तो यहाँ से होगी कि ठीक है, जो बड़े लोग हैं तो उनको थोड़ा सा होना, उनको टेंशन होता है या फिर उनकी वजह से हो सकता है, लेकिन क्या बच्चों में भी मानसिक बीमारियां हो सकती है? ये एक बहुत ही सैड पार्ट है मैं बोलूंगी, लेकिन है। मतलब 10 से 15% बच्चों में जो है, जब हम बच्चे बोलते हैं हम एक्चुअली राइट फ्रॉम जन्म से लेके जो 18 साल की उम्र तक का अगर हम ले, हम सबको बच्चे ही बोलते हैं। है इन सब के अलग जरूरतें, हर एक का अलग स्टेज होता है, लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो लिटरली 10 से 15% बच्चों को कोई ना कोई प्रकार का मन से जुड़ी हुई समस्या पाई जाती है।
जितना हमें लगता है कि अरे इनको क्या ही है लाइफ में, इनको बस जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, खेलना है, क्या ही है ऐसा कि इनको क्यों टेंशन हो, क्यों परेशानी हो, बट है। इसीलिए इस बारे में बात करना या जानकारी लेना मुझे लगता है बहुत जरूरी चीज है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें लगता है कि उनको तो कोई टेंशन नहीं है, बस स्कूल जाना है और खेलना है, मस्ती करना है। तो ये होने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनको टेंशन है, फिर भी उनको मानसिक बीमारियां होती है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों वो बच्चों में भी मानसिक बीमारियां पाई जा सकती है? ओके, पहली चीज तो इसमें ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ी गैर समझ है लोगों को कि मानसिक बीमारी होने के लिए कोई टेंशन होना जरूरी है। वो बस एक प्रकार का इशू है या प्रॉब्लम है कि हाँ, मतलब कोई अगर ऐसा स्थिति हो तो हो सकता है कि मन से जुड़ी हुई परेशानी होने का जो रिस्क हम बोलते हैं वो ज्यादा है। लेकिन एक्चुअली जो है, कोई भी मन से जुड़ी बीमारी अगर देखे तो इसका मूलभूत कारण होता है कि हमारे दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं या रसायन होते हैं, इनमें जो इम्बैलेंस होता है, उस वजह से जो लक्षण दिखते हैं उसे हम मनोरोग बोलते हैं। अभी मनोरोग या मानसिक बीमारी अगर बोले तो इसमें बहुत अलग अलग प्रकार है। तो ऐसे ही बच्चों में जो है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ ज्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी है जो बड़ों में भी देखे जाते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया या चिंता की बीमारी हो गई, जो एंजाइटी हम बोलते हैं। ये बड़ों में भी पाए जाते हैं और ये बच्चों में भी पाई जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकते हैं जो दिखता है। तो अभी क्यों ये केमिकल इम्बैलेंस होना चाहिए, इसमें बहुत अलग कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो जन्म से जो प्रॉब्लम्स है, जैसे जिसको हम अनुवंशिक या हेरिडिटरी बोलते हैं, जिस वजह से केमिकल इम्बैलेंस में प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ चीजें हो सकती है। अभी कोई भी बच्चे के बारे में अगर हम सोचे तो बच्चा अकेला कभी नहीं होता है। एक पूरा परिवार, एक पूरा स्कूल, उसके दोस्त, ये सब जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट जो बोलते हैं, ये सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों में अगर किसी प्रकार का तकरार हो, प्रॉब्लम हो, तो ये सब हो सकते हैं कारण जिस वजह से कोई मानसिक बीमारी दिखे बच्चों में। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। और अगर समझो हो भी गया तो पेरेंट्स या फिर टीचर्स उसको कैसे पहचान सकते हैं? मतलब ऐसी क्या साइंस है या फिर सिम्टम्स है जो हमें दिख सकते हैं कि बच्चे में कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर कोई तो मन की बीमारी उभर कर आ रही है, या फिर वो मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं? वो कैसे पता चल सकता बेसिकली पहले तो ये देखने के लिए या समझने के लिए हमें ये समझना है कि जैसे मैंने बताया कि हम बच्चे ये शब्द जब यूज करते हैं तो लिटरली जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से लेके 18 साल की उम्र तक सब वो शब्द में शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हर स्टेज में जो है, हर बच्चे का जो ग्रोथ जो बोलते हैं या डेवलपमेंट जो बोलते हैं, इस हिसाब से कुछ चीजें होती है जो नॉर्मल होते हैं और कुछ चीजें होते हैं जो फिर अलग हो जाते हैं या नॉर्मल से अलग है, तो फिर हम बोलेंगे कि शायद कोई परेशानी हो सकती है बच्चे में। तो ये हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की जरूरतें क्या है। जैसे कि एक उदाहरण अगर दूं तो मतलब सबने कभी ना कभी हैंडल किया हुआ या देखा होगा, 1.5 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो इतना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना या चिड़चिड़ करना, जिद करना। ये उम्र में अगर हम कोई बच्चे को जिद करते हुए देखे तो हम में से कोई सोचेगा भी नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, राइट? बिकॉज वो है वैसा उम्र, टेरिबल टूज बोलते हैं हम जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो। ये एज में ही ऐसा होता है। लेकिन यही अगर एक 9-10 साल का बच्चा जिद करे, लोटपोट करे, रास्ते पे ऐसा चिल्लाए, मारे, पीटे, तो फिर हमें सोचना है कि भाई ये नॉर्मल है क्या? क्योंकि ये उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको उतनी समझ आए कि ऐसा बर्ताव जो उसे समझ में आए कि वो प्रॉब्लम है। तो ये एक बैकग्राउंड हमेशा दिमाग में रखना जरूरी है। बहुत से माता पिता या टीचर्स भी, स्पेशली जो 13 से 18 की उम्र के बच्चों का रहता है कि वो चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, या ज्यादा घर में लोगों से घुलते मिलते नहीं है, पॉर्न सर्च करते हैं, ऐसे सब जो चीजें होती है, बहुत से माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा पहले तो इतना हर बात सुनता था, हर चीज में हमारे हाँ में हाँ मिलाता था, अभी अचानक कुछ हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे को? लेकिन ये भी उनकी उम्र का एक हिस्सा हो सकता है। ये पहले हमें सोचना समझना जरूरी है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर क्या चीजें हैं, जैसे आपने बोला कि लक्षण क्या हो सकते हैं, तो अभी अगर हम छोटे बच्चों में देखें तो बेसिक जो होता है हम उनका डेवलपमेंट, अभी जैसे नॉर्मली हम सोचे तो 1 साल की उम्र तक बच्चे को चलना शुरू करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 से 8 महीने तक कुछ थोड़ा सा तोतला आवाज निकालने लगे, 1-2 साल तक कुछ शब्द बोलने लगे। तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें अगर किसी प्रकार का डिले हुआ, देरी हुई, बच्चा टाइम से चल नहीं रहा, बच्चा टाइम से बोल नहीं रहा, तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन हो सकता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, उसको किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। दूसरा जो हम बोलते हैं लक्षण है उनके व्यवहार या बिहेवियर से जुड़े, जैसे बच्चा चिड़चिड़ बहुत ज्यादा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, बहुत ज्यादा चंचल है, क्लास से कंप्लेंट आ रहे, टीचर से कंप्लेंट आ रहे, बच्चा बैठता ही नहीं है क्लास में, भागा दौड़ी करता रहता है, ध्यान नहीं देता है, तो ये भी इंडिकेशन हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम का। दूसरे प्रकार के भी जो व्यवहार में बदलाव है, जैसे एकदम हंसमुख अच्छा हंसता खेलता बच्चा अचानक चुप हो गया, ज्यादा किसी के साथ घुल मिल नहीं रहा है, घर में किसी से बातचीत नहीं करता, अपने कमरे में बंद रहता है ज्यादातर, या अकेले रहता है, दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा रहा, सो नहीं रहा है ठीक से, खाना नहीं खा रहा है ठीक से, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं कि कुछ तो चिंता की परेशानी है या डिप्रेशन की परेशानी है। तो ये भी हमारे लिए ऐसा एक रेड फ्लैग साइन हम बोलते हैं, मतलब ऐसे लक्षण देखे तो हमें सोचना चाहिए कि शायद कुछ परेशानी या प्रॉब्लम हो। और एक बहुत कॉमन परेशानी जो हमेशा माता पिता को तकलीफ पहुंचाती रहती है वो है पढ़ाई में। पढ़ाई में बच्चा कमजोर हो गया है, मार्क कम आने लग गए हैं। कुछ बच्चों को शुरुआत से परेशानी होती है, कुछ बच्चे शुरुआत में अच्छे होते हैं और फिर अचानक मार्क कम आने लग जाते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं जिससे हमें शायद समझ में आए कि थोड़ा हमें गौर देने की जरूरत है कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है तो मेरे बच्चे में कोई परेशानी तो नहीं है, और हमें फिर उस समय मदद लेने की सोचनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने समझाया और एज हिसाब से समझाया, तो मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट्स हम आज देख रहे हैं, तो अगर उनको कहीं पे लगता है कि ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है तो डेफिनेटली वो हेल्प के लिए ये कर सकते हैं, या फिर और बच्चों में देख सकते हैं तो उनको बता सकते हैं कि ये कुछ तो एज अप्रोप्रिएट है और इसके मानसिक बीमारी होने की या फिर कुछ तो गलत होने की आशंका है, तो आप कंसल्ट कीजिए वगैरह। एक तो आज हम जो देख रहे हैं कि हर, जैसे आपने बोला कि कोई भी न्यूज़पेपर निकाल लो, उसमें कम से कम एक न्यूज़ ऐसे रहेगा जो बच्चों के सुसाइड में बारे में हो सकता है। मतलब ऑल ओवर द सुसाइड के देखें तो कम से कम 5-6 न्यूज़ मिलेंगी। हो सकता है कि एक बच्चे के बारे में हो, या फिर टीवी में भी एक दिन में कम से कम 2-3 दिन में एक बार तो न्यूज़ वैसे सुनने को मिल सकती है। और एग्ज़ाम के पीरियड्स में तो, या फिर रिजल्ट्स के पीरियड में तो ये बहुत कॉमन है। तो ये जो आत्महत्या का प्रमाण है बच्चों में बढ़ता हुआ, वो चिंता का विषय बनते जा रहा है। पहले तो था मतलब एग्ज़ाम के रिलेटेड ही होता था, लेकिन अभी मतलब मोबाइल नहीं मिला तो बच्चे ने ये कर लिया, ये नहीं मिला तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ऐसी भी न्यूज़ हम देख रहे हैं और वो मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या हो गया ना कि मतलब हर कोई माता पिता चाहते हैं कि मेरे मतलब उन्होंने जो कठिनाई जिंदगी में सही, वो लाइफ में जो चीजें देख के आए, उनके बच्चे को कभी ये अनुभव ना हो। क्योंकि किसी को भी लगता है ना कि मतलब हमने ये सब प्रॉब्लम्स देखे तो हमारे बच्चे को हर चीज अच्छी मिलनी चाहिए, उनको हर सुख सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन ये चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा मतलब बच्चे ने बोला ये चाहिए, 2 मिनट में वो चीज बच्चे के हाथ में, बच्चे ने बोला चॉकलेट चाहिए दे दिया, बच्चा बोला बाहर घूमने जाना है चले गए। और अगर जनरली भी देखे तो आजकल स्कूल में भी अगर कंपटीशन हो तो विनर हार्डली कभी कोई होता है, सबको प्राइज मिलता है, सबको कोई ना कोई मतलब हर एक तरीके का विनर है। ये एक चीज जो है मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक परिणाम ये हो रहा है कि बच्चा जो है, बच्चे कभी ना समझ नहीं पाते। मतलब किसी ने अगर नहीं बोला तो करना क्या है, अगर किसी चीज में वो फेल हो गए तो उसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि ये हम ठीक है बचपन उनका उम्र जब छोटा है, हमारा ही बस आजू बाजू में स्कूल का इतना ही उनका अगर आसपास का वातावरण है तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी तो बच्चे बड़े होने वाले हैं, बड़े हो जाएंगे तो फिर दुनिया तो उनको हर चीज में हाजी हाजी करने वाली है नहीं। तो उस उम्र में जब वो जैसे स्कूल में हो गया
फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 8वीं 9वीं तक पास कर लोगे ठीक है, 10वीं में बोर्ड एग्जाम है तो चीजें अलग हो जाती है। उसमें जब बच्चा पहली बार फेलियर फेस करता है तो उनको समझ में आता है ना कि करे क्या, और ऊपर से आता है प्रेशर कि हमें ऐसा चाहिए। तो तब तक सब लाड किया और फिर अचानक ऐसा हो गया कि सीट लेना है हमको आगे जाके, या तुमको आईआईटी में ये करना है या फिर ऑल इंडिया में ये करना है, एग्जाम पास करना है। तो ये जो एक प्रेशर बन जाता है, बच्चा इन चीजों के साथ अचानक कोप नहीं कर पाता, करूँ क्या, हैंडल कैसे करूँ। तो ये चीज की वजह से बहुत बार बच्चे फिर उनको लगता है कि ये एक ही तरीका है कि हम कुछ करें, या ये एक ही रास्ता बच जाता है। अभी मैं फेस कैसे करूं, मम्मी पापा को कैसे फेस करूं, मेरे दोस्तों को कैसे फेस करूं। तो ये एक बहुत कॉमन इशू है। बहुत से बच्चे ये फेज में, स्पेशली हाई स्कूल और आजकल तो मतलब दूसरी तीसरी से भी आई थिंक एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग शुरू हो जाती है। बच्चे को समझ भी नहीं है कि करना क्या है या क्या है, लेकिन घोड़े के रेस में वो लग गए। सो ये जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रेशर का जो है, कोई भी बच्चे को आप पूछो, आजकल जब ओपीडी में आते हैं कॉमन सवाल हम पूछते हैं कि तुम्हारा दिनचर्या कैसे है, रूटीन क्या है। तो बच्चा उठ जाता सुबह 5:30 6 बजे स्कूल के लिए, बच्चा फिर मतलब स्कूल चला गया, उधर से फिर ट्यूशन गया, उधर से फिर कुछ क्लास रहता है, सीधा रात को बच्चा आता है घर पे 8 या 9 बजे, तब भी होमवर्क बचा हुआ रहता है। मतलब 8-10 बजे तक होमवर्क चालू है और फिर बच्चा सो जाता है। तो जिन चीजों को हम बचपन से जोड़ते हैं ना, खेल, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, ये सब चीज लाइफ में रही नहीं, सिर्फ रेस चल रहा है। सो वो जो एक मन को शांति देने वाली चीजें, खुशी देने वाली चीजें हम छीन चुके हैं बचपन से। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मतलब बच्चे को हर चीज में अचीव करना चाहिए। तो ये जो मिसमैच चलता है, ये बहुत बार प्रेशर इतना क्रिएट करता है कि एक्चुअली अगर मतलब सैड चीज है वो, लेकिन अगर देखें तो 15 से 29 के उम्र में अगर हम देखें इंडिया में, वी आर एक्चुअली सुसाइड कैपिटल। मतलब सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ ये उम्र में, मृत्यु की सबसे कॉमन जो वजह है वो सुसाइड है, विच इज रियली वेरी सैड। मतलब हम कहा, ये हमारी, हम बोलते हैं ना कि बच्चे हमारा फ्यूचर है, तो उनका फ्यूचर ही अगर ऐसा हम खत्म कर रहे हैं, तो फिर हमें सच्ची में ये सब चीजों के बारे में गौर करना और सोचना, और जैसे आज चर्चा कर रहे करना कितना जरूरी है। आई थिंक दैट शोज। डेफिनेटली। और जैसे आपने बताया, मुझे लगता है कि पेशेंस और ये थोड़ा सा लोगों में मतलब बच्चों में कम होते जा रहा है, वो वेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों के लिए। तो एक जो बाकी विटामिन तो लोगों को मालूम है, एक जो नया विटामिन है जिसको विटामिन नो, तो वो बच्चों को बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हर बच्चा, हर पेरेंट्स ने बच्चों को थोड़ा सा बीच बीच में इसका डोज देना जरूरी है। और उनको कहीं नो नो बोलना या फिर नहीं बोलना भी थोड़ा सा पेरेंट्स ने सीखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा एक जो बढ़ता मतलब प्रॉब्लम है, वो है बच्चों में बढ़ता हुआ नशा। मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि 6ठी 7वीं के क्लास में से ही बच्चा कुछ ना कुछ नशा, मतलब या तो तंबाकू हो या फिर बहुत बार व्हाइटनर नाम की आजकल चीज आई है, तो स्लम एरिया में बहुत ये दिखता है। लेकिन फिर भी मतलब टोबैको एक जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। और फिर जब 10वीं 11वीं 10वीं तो नहीं 11वीं 12वीं में जब बच्चे जाते हैं, तो फिर वहाँ पे अल्कोहल, इन चीजों को भी वो उनको एक्सपोजर मिल जाता है और वहां से नशा मतलब शुरू हो जाता है। तो बहुत बार जैसे हम एज ए साइकेट्रिस्ट की, जितना देर ये चलता है तो उसको ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले, मतलब पेरेंट्स का ये होता है कि हमें तो इतने दिन मालूम ही नहीं था, हमें आज पता चला है, या फिर कल पता चलो तो आज हम आपके पास में लेके आए। हाँ, इस तरह से पेरेंट्स बोलते हैं। तो ये इनिशियल में स्टेज में पता चल जाए, इसलिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, मतलब ये वो कैसे समझे कि शायद हमारा बच्चा कुछ तो नशे में इन्वॉल्व है या फिर हो सकता है। इसमें ना एक बहुत जरूरी चीज ध्यान में रखना है कि बच्चों को ये समझ नहीं है कि सही गलत क्या है। वो उनको फिल्टर जो होता है, जैसे हम बड़ों को समझता है, एटलीस्ट मोस्ट लोगों को समझना तो चाहिए कि सही क्या होता है गलत क्या होता है, ये हम सीखते आते हैं। लेकिन वो उम्र में बच्चों को ये समझ नहीं है, तो उनके सामने वो जो कुछ भी हर रोज देखते हैं, वही चीज उनको लगता है कि सब कर रहे हैं तो ये ठीक होना चाहिए।
जब तक कि कोई उनको ये समझाए नहीं कि ये क्या चीज है, इसका दुष्परिणाम क्या है, वो उनके दिमाग में नहीं जाता है। तो आजकल अगर हम देखें तो आप हर दूसरे मूवी में उठा लो तो कोई तो ऐसा टल्ली लेके हुए गाना है, हमने शॉट्स मारे, कुछ अगर सेलिब्रेशन हुआ तो पार्टी है, पार्टी में हमेशा दारू होता है या सिगरेट होती है। भले ही वो छोटे अक्षरों में नीचे आ जाता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, प्लीज कीप इन माइंड, लेकिन दिखा तो देते हैं। और वो उम्र में सबको पता है ना, हम भी एक वो उम्र में ऐसे एक्टर एक्ट्रेस को देखते थे, सोचते अरे क्या मस्त है, हमें उनके जैसा बनना है। सेम चीज होता है आजू बाजू में। अभी आजकल बहुत कॉमन हो गया एज अ कल्चर भी, कि कहीं अगर कोई फंक्शन रहा, हड़द है तो उधर पार्टी करना है, दारू पीना है, वो पार्ट एंड पार्सल हो गया है। पहले ऐसा होता था कि कोई अगर नशा कर रहा है मतलब वो बुरे है, वो इंसान से दूर रहो, लेकिन अभी वो बहुत हिस्सा बन चुका है हर चीज का। तो जब ये देखते हैं तो उनको लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हम उनके साथ ये कॉन्वर्जेशन ना रखें कि ये कब प्रॉब्लम हो सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, तो उनको समझता नहीं है। तो ये एक बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेके। और फिर जो है, कोई भी बच्चों को रिलेटेड चीज अगर सोचे देखे तो कम्युनिकेशन जो है, मतलब माता पिता और बच्चे के बीच में का जो संवाद है, जो रिलेशन है, ये जितना ओपन रहे उतना आसान है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, माता पिता आजकल वर्किंग होते हैं, बच्चा जैसे मैंने बोला सुबह घर से निकला तो डायरेक्ट रात को घर पे आता है, तो दिन भर चल क्या रहा है किसी को पता नहीं है एक दूसरे के साथ। सो इवन वो शाम को अगर आप एक खाना एक साथ खाए घर में अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो टाइमिंग अगर अलग हो तो एटलीस्ट एक हैबिट बना ले कि एक 10 मिनट सोने से पहले सब लोग बैठे, थोड़ा बातचीत करे, आज का दिन कैसा था, क्या चला। तो एटलीस्ट आपको एक अंदाजा तो रहेगा कि बच्चे की लाइफ में चल क्या रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों पे ये जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, और फिर अचानक एक दिन तब हम उठ जाते हैं जब हमें नजर आता है कि बच्चे को कुछ मेजर प्रॉब्लम हो। तो बहुत बार नशा इतने हद तक जा चुका होता है, जैसे आपने बताया, कि फिर कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 17-18 साल की उम्र में बच्चे ऐसा, मतलब यहाँ पे तो मैंने इतना देखा है कि लिवर प्रॉब्लम्स के साथ दारू के वजह से एडमिट हो रहे हैं बच्चे। सो ये जो कॉन्वर्जेशन है बच्चों के साथ, ये चीज बोलना, क्योंकि ये देखते हैं ना इतना कॉमनली, तो ये गलत है, ये कौन बताएगा उनको। हम एज पेरेंट्स या टीचर्स कहीं ना कहीं हमें ये जिम्मेदारी हम पे पड़ती है। सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। और जैसे आपने कहा कि मतलब हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट जब बताना चाहते हैं तो हम खुद वो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे मॉडलिंग करते हैं, मतलब हमें देखकर वो बड़ा होते हैं, हमें देखकर वो सीखते हैं। तो हम अगर नहीं करेंगे तो बच्चे को हम बोल भी सकते हैं और बच्चे को एक अच्छी सीख भी मिल सकती है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा था कि हाँ, हम घर में मतलब कभी कभार थोड़ा सा लेते थे, उसके सामने लेते थे, हम कंट्रोल में रहते थे, इसका कंट्रोल में नहीं है। तो ये कंट्रोल के आउट ऑफ कंट्रोल कब जाएगा, कौन जाएगा, वो पता नहीं है। तो वो थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो कल्चर होते जा रहा है वो गलत है। एटलीस्ट हम बच्चे को बताना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं इससे, तो हम खुद से दूर रहे, ये ज़रूरी है। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे अ, अडल्ट लोगों में देखेंगे या बड़े लोगों में देखेंगे कि तो यूजुअली दारू का एडिक्शन ज़्यादा होता है या फिर टोबैको का एडिक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन ये अगर बच्चे जो शुरू होते हैं या फिर थोड़ा-सा आगे जाते हैं, तो उनमें जो कॉमनली है, जो ड्रग्स हम देखते हैं आजकल, चरस, गांजा और ओपिओइड्स, ये हम देख रहे हैं। तो ये जो है, ये कितना घातक बच्चे के लिए हो सकता है, और ये मुझे लगता है पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं कि शायद ये नशा भी हो सकता है, जो क्योंकि कॉमनली दारू तो सबको पता है, लेकिन ये चीज़ें अभी मतलब छोटे-छोटे शहरों में भी पहुँच रही है, जिसका पेरेंट्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो राइट। वो कैसे पहचान सकते हैं पेरेंट्स कि हाँ, ये थोड़ा-सा ड्रग्स या फिर ये चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर कैसे तो पता चले? बहुत बार जो है बच्चे के बिहेवियर में हमें थोड़ा सा फर्क आने दिख जाता है जब ऐसा कुछ है, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा टाइम घर के बाहर बिताने लग जाता है, फैमिली के साथ रहने के मुकाबले वो ज्यादा फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना प्रेफर करने लगता है। ऑफ कोर्स कौन सा एरिया, किस तरह के फ्रेंड्स, ये भी मैटर करते हैं। बिहेवियर में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है,
कभी कभी घर में ऐसे भी देखा जाता है कि चोरी करने लग जाते हैं, मतलब पापा का पर्स रखा हुआ है, मम्मी की हैंडबैग रखी है, या बहुत बार ऐसा देउड़ में जो मतलब मंदिर में, घर के मंदिर में जो है पैसा रखा जाता है, वहां से चीजें चुराना, लेके जाना, अपने भी चीजें कभी कभी बेचना, लेके जाना, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत पड़ने लग जाती है। फिर बिहेवियर में रात रात में सोना या घर में लेट आना, झूठ बोलना बहुत बार कि मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ लेकिन ट्यूशन में कभी पहुंचना ही नहीं, या स्कूल जा रहा हूँ कभी स्कूल में पहुंचना ही नहीं। तो ये सब चीजों पे अगर हम ध्यान रखें तो हमें समझ में आने लगेगा कि ऐसे कुछ परेशानी हो सकती है। बहुत बार बहुत पेरेंट्स करते भी है कि धोने के लिए कपड़े डाले हैं तो उनमें चेक करना, कभी कभी पैकेट या चीजें मिल जाती है उसमें से। और नशे अगर है, जैसे स्पेशली जो हम कॉमन यंगस्टर्स में जो बोलते हैं, या तो वाइटनर का या फिर वीड या गांजा जो बोलते हैं, जब वो लेते हैं तो आंखें बहुत बार लाल हो जाती है। तो ये बिहेवियर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत बार छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नजर आ सकती है। डेफिनेटली। और इसी के साथ में दूसरे दो जो है कि एक तो मुझे लगता है कि बाथरूम में बहुत बार बच्चे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर रूम लॉक रखते हैं ताकि बाहर स्मेल ना जाए, या फिर ये ना हो जाए। तो इसके बारे में हमने बात की। अगर पेरेंट्स को पता चले या डिटेक्ट हो जाए कि शायद ये बच्चा हो सकता है कि नशा पानी कर रहा है, या फिर पता भी चले कि वो नशा पानी कर रहा है, तो पेरेंट्स ने कैसे उसके साथ में डील करना चाहिए, कैसे वो डील कर सकते राइट। पहली चीज तो प्लीज, मतलब डांट डपट लगा के दो मारना जो ये है ना, कि जैसे ही पता चला गुस्सा हम पे बेकाबू हो जाता है, ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर उस तरीके से आप बच्चे से बात करने जाओ, पूछने जाओ, बच्चा डेफिनेटली झूठी बोलने वाला है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम समझ लेंगे, बोल देंगे, हमारे डांटने से ये चीज छूट जाएगी, तो उतना आसान नहीं है। सो पहली चीज ये कि हमें हमारे रिएक्शंस थोड़े काबू में रखने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एज अ पेरेंट दिमाग में ये चीज आ जाती है कि मेरा बच्चा कैसा, ये ऐसा कैसे हो गया कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, ये कैसा पॉसिबल है। तो अभी कैसे किसी ना किसी तरह से हम थोड़ा डेस्परेट हो जाते हैं कि बच्चे को हमें सुधारना है, सब चीज ठीक कर देनी है, उसको डांट दिया, उसको मना कर दिया, घर में बैठने बोल दिया तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये चीज हमें हमारे रिएक्शन को पहले ध्यान में रखना है। कंफर्टेबल तरीके से पहले बच्चे से बात करना, आराम से। पहले तो ये समझना, अगर बच्चा उस समय नशे में हो, जैसे मैंने बोला आंखें लाल लग रही है, बच्चा आधी नींद में जैसा लग रहा है, ऐसी स्थिति है, या हमें स्मेल आ रहा है कुछ अलग बच्चे से, सिगरेट का या ऐसी चीजों, उस समय डायरेक्टली वो टॉपिक लेके बात करना, जब बच्चा नशे में है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। फिर राय का पहाड़ी बनता है, उसमें किसी का दिमाग नहीं चलता है। तो बच्चे को थोड़ा शांत होने दे, फिर आराम से जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो, अगर मम्मी के साथ ज्यादा क्लोज है या पापा के साथ ज्यादा क्लोज है, तो थोड़ा सा आराम से लेके बैठ के बात करे, समझने की कोशिश करे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन दे उनको कि क्या परेशानी हो सकती है इस। और अगर ये बहुत हमें पता चलता है कि ये बहुत दिनों, बहुत बच्चे इवन ये उम्र में, स्पेशली जो 14-15 साल टू 18 साल की उम्र में, एज अ क्यूरियोसिटी ट्राई करने के लिए कि सब लोग कर रहे हैं तो क्या होता है, इट कुड हैव बीन कि जस्ट एक आधा बार उन्होंने ट्राई किया, तो उनके साथ बैठ के ये कॉन्वर्जेशन करना, उनके साथ बातचीत करना कि भाई इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये क्या प्रॉब्लम होता है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके साथ में फिर अगर समझ में आता है कि कंटिन्यू चल रहा है, कुछ समय हो गया कि ये सब परेशानी हो रही है, तो तुरंत किसी मानसोपचार तज्ञ को दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चों को कभी कभी जब अचानक वो छोड़ देते हैं, जैसे कोई नशा वो कंटिन्यू सपोज कर रहे हैं और सडनली हम बंद करने लगा देते हैं, तो उनके दिमाग पे और उनके शरीर पे भी बहुत सारे हमें चेंजेस नजर आने लगते हैं। कभी बच्चा घर में वायलेंट भी हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन बहुत बार फिर फैमिली घर में हैंडल नहीं कर पाती है। तो बेस्ट इज कि जितना जल्दी हो सके आप हेल्प ले, मदद ले, ताकि सही तरीके से इलाज और उपचार हो और बच्चे की मदद हो। डेफिनेटली, बहुत अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप आपने बताया है, लोगों को इसका बहुत फायदा होगा।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा लोगों को ये बताने के लिए। हमने गांव तिथे मानसोपचार या फिर जीटीएम जिसको हम बोलते थे, उनमें हमने पिछली बार जो कि चौथा हमारा दौर था, उसमें हमने नशा मुक्त भारत स्वस्थ भारत ये अभियान चलाया था। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि आप अगर स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और आप अगर ये प्रोग्राम आपके कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके नजदीकी जो भी साइकेट्रिस्ट है, आपके पहचान वाले साइकेट्रिस्ट है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं और उनसे इस प्रोग्राम को आपके स्कूल में कंडक्ट करने के लिए उनको मदद की मांग कर सकते हैं या फिर उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हमने यही किया था कि जैसे मैम ने बताया कि बहुत बार ये बच्चे एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं, एज अ ट्राई करते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं। तो ये बच्चों को पता चलना उस टाइम पे बहुत जरूरी है। ट्रायल लेने से करने से पहले बच्चों को पता चलना जरूरी होता है, और वो इन्फॉर्मेशन हम इस प्रोग्राम में देते हैं। थोड़ा सा सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा टॉपिक के बाहर थोड़ा चला गया था। जब हमने सुसाइड की बात की, नशे के बारे में बात की, लेकिन कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं जो बच्चों में पाई जाती है, वो कौन सी है और उसके लक्षण मैं चाहूंगा कि लोगों से थोड़ा सा उसके बारे में एक शॉर्ट में उनको बताया जाए कि कौन सी मानसिक बीमारियां बच्चों में पाई जा सकती है और उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। कुछ बीमारियां जो है, जैसे मैंने बताया था तभी के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई या जो बच्चे का ग्रोथ है उसमें डिले में दिखाई देता है। तो उसमें एक जो है हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या पुराने इसमें हम बोला करते थे मेंटल रिटार्डेशन। आज भी हिंदी में उसके लिए मतिमंद ही शब्द है। तो ये बच्चे होते हैं जिनमें हम अगर देखें तो जनरली डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। बच्चा बहुत बार ऐसे बच्चों में डिलीवरी के वक्त या मम्मी के प्रेगनेंसी के वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा रहता है, जिसके बाद जन्म के वक्त बहुत इश्यूज होते हैं। ऐसे बच्चों को वो 1 या 2 दिन के उम्र के जब है तब भी फिट वगैरह आना, या जो हम एनआईसीयू बोलते हैं, कांच की पेटी में उनको रखने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम चलता है। तो मेडिकल इश्यूज भी बहुत होते हैं इन बच्चों में। सो इनका डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग जो है ऐसे बच्चों में उनका जो उम्र के हिसाब से बुद्धि का विकास कम पड़ जाता है, जिस वजह से वो नॉर्मल उस उम्र में अगर एक 5 साल का बच्चा हम यूजुअली स्कूल जाता है, खुद का बेसिक चीजें एटलीस्ट वो खुद का कर सकता है, ये चीज में बहुत बार फिर वो बच्चे कम पड़ जाते हैं। तो ये उम्र के बराबर उनका दिमाग का विकास नहीं होता, जिस वजह से पढ़ाई में हो या इवन रोज के चीजों में, जैसे पैसों के व्यवहार में हो, ये हर चीज में वो कम पड़ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। स्वमग्नता हम बोलते हैं या ऑटिज्म, ये भी एक प्रकार का डेवलपमेंटल इशू होता है। अभी इन बच्चों में जो है बाकी का विकास, जैसे चलना टाइम पे हो जाता है, भागा दौड़ी कर लेते हैं, ये सब चीजें ठीक चलती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है या संवाद का जो हमारा चीज है, मेरे बोलने का एक्सप्रेशन हम बोलते हैं, तो बातचीत में डिले आता है। आंख में आंख मिला के वो देखते नहीं है, उनको बुलाए तो वो हमारे तरफ देखते नहीं, आते नहीं है, सुनते नहीं है, बहुत बार अपनी धुन में रहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलते नहीं है। तो ये सब आई थिंक आगे जाके एक सेशन होने भी वाला है डिटेल में इसके बारे में। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम, आजकल काफी पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिलती भी है, वो जल्दी दिखाने भी आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इशू हो सकता है। इसके अलावा जो है छोटे बच्चों में बिहेवियरली बाकी भी चीजें हम देख सकते हैं, जैसे बच्चा क्लास में बहुत चंचल है, एक जगह पे बैठता नहीं है, मस्ती बहुत कर रहा है, या ध्यान नहीं देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, चीजें इधर उधर घुमा देते हैं। ये सब लक्षण यूजुअली एडीएचडी हम बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये भी बहुत बार जब बच्चा छोटा है तब से ही ये लक्षण दिखने लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बोलते हैं कि 7 साल की उम्र के आगे भी अगर ये दिखे तो फिर हम ये डायग्नोसिस दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को ये सब ना रहते हुए भी अगर हम देखें तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है या कमजोरी होती है। तो आई थिंक इसके पहले सेशन हुआ था, जैसे आपने बताया, ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी, अध्ययन अक्षमता जो बोलते हैं। तो इधर सब कुछ नॉर्मल रहने के बावजूद भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर पड़ जाता है, पढ़ने लिखने में उनको परेशानी आती है, हैंडराइटिंग खराब रहता है, मैथ्स में उनको परेशानी होती है, बहुत बार अक्षर जो है वो उल्टा लिखते हैं, बी का डी हो जाता है, मात्रा वगैरह जो रहती है जैसे हिंदी मराठी में है, छोटी यू बड़ी यू समझ में नहीं आती, तो गलतियां बहुत करते हैं।
ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है जो ये बहुत ऑफन मिस हो जाता है। बच्चा बदमाश है, ध्यान नहीं देता है, ऐसे सब बोलते बोलते यूजुअली ये सब चीजों का रेफरेंस 9वीं 10वीं में आता है, जब बोर्ड एग्जाम ऐसे एकदम सर पे हो। तो ये एक इशू है जो है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, बर्ताव में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बच्चा उल्टा बोलता है, गुस्सा करता है, हर छोटी चीज पे गुस्सा करना, ताने मारना, झगड़े में पड़ना। तो ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बोल के हम बोलते हैं, जहाँ पे यूजुअली बिहेवियर के तौर पे बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे इसमें भी थोड़ा आगे बढ़ के जो है, जैसे हमने नशे के बारे में बात किया, बच्चा चुराने लग जाता है, झूठ बोलता है, जानवरों को जो है परेशान करना, उनको तकलीफ देना, जो कोई भी रूल्स या लॉ होते हैं, स्कूल का हो गया या घर में जो हमारे नॉर्मली कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ये हर चीज तोड़ना, फॉलो नहीं करना, कानून के खिलाफ जाना, इन सबको कंडक्ट डिसऑर्डर नाम का जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी डिप्रेशन होता है, बच्चों में भी एंजाइटी हो सकती है। फर्क इतना है कि बड़े जो है वो आके सामने बैठ के बता सकते हैं कि मैं उदास हूं या मुझे कोई परेशानी हो रही है। बच्चे इसमें थोड़ा अलग हो जाते हैं, इतना वो समझ नहीं पाते या बता नहीं पाते, तो उधर हमारा काम बन जाता है वो समझना। बच्चा जनरली स्कूल जाने से मना कर देता है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जैसे ही एग्जाम पास में आने लगता है बच्चा बीमार होने लगता है। ये बहुत बार इंडिकेट कर सकता है कि पढ़ाई को लेके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या एग्जाम की एंजाइटी हो रही है। बच्चों में डिप्रेशन ज्यादातर उदासीनता कम और चिड़चिड़ापन ज्यादा दिखता है। बच्चा रूटीन में अलग हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, नींद में परेशानी आती है, चुप चुप रहता है। और मैंने लिटरली एक 5 या 6 साल की उम्र का बच्चा देखा है जो सुसाइड के बारे में सोच रहा था। मतलब लिटरली घर में प्रॉब्लम्स बहुत थे, तो उसका नतीजा बच्चे पे इतना परिणाम पड़ रहा था कि बच्चा, एंड आजकल बच्चे बहुत ज्यादा टीवी मोबाइल में चीजें देखते हैं। मम्मी सीरियल देख रही है तो बच्चा बैकग्राउंड में है, वो भी देख रहा है। तो सीरियल में बहुत बार होता है, सास बहू का झगड़ा हो गया, बहू ने सुसाइड करने की कोशिश कर ली, तो बच्चे ने भी वो देखा और उसको लगा कि उसके स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। तो सुसाइड भी बहुत बार, मतलब वो एक लक्षण है, आई वुड से, रादर देन अ बीमारी, कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में हमें ज्यादा समझने की जरूरत है। सो बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से कुछ हमने कवर किए हैं, कुछ हम आगे चल के कवर करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि बच्चों में डिप्रेशन और बड़ों में डिप्रेशन, इसमें जो फर्क होता है वो कैसे पहचाने। आपने बहुत अच्छे से वो बताया है। एक जो अपने अभी फिलहाल बात की कि उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो उसको लेकर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आगे पूछना चाहूंगा। उससे पहले कि अगर पेरेंट्स को पता चलता है, टीचर्स को पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो मानसिक बीमारी उभर कर आ रही है या हो सकता है, तो वो पेरेंट्स या फिर वो टीचर्स वो बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते ये सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज पे भी मैं गौर करना चाहूंगी, जो मतलब बातचीत में मिस हो गया। बहुत बच्चे, इवन छोटे उम्र के बच्चों में जो है हम सेक्सुअल अब्यूज या यौन शोषण का भी प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि बहुत बार ऐसे भी बोला जाता है, मोस्ट कॉमनली जो ये होता है किसी फैमिली मेंबर या आसपास के, मतलब जान पहचान के किसी व्यक्ति के द्वारा होता है। बच्चा इतना छोटा होता है कि बच्चे को समझ नहीं है कि ये कोई गलत चीज है या इससे मुझे परेशानी हो रही है, तो ये बहुत बार जो है बच्चा जस्ट बिहेवियर में बदल जाता है, मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत बार ऐसे सिर्फ पेट दर्द हो रहा है या उल्टी हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स बताते हैं। और जब हम गौर करते हैं और डिटेल में जाते हैं तब समझ में आता है कि एक्चुअली ऐसे कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आजकल पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये अभी कानून के द्वारा भी इस पे काफी एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा हो कि रिपोर्टिंग हो, ताकि ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ये सामने आए और ऐसे जो लोग हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो बहुत बार हिडन होता है, और फिर धीरे धीरे जब हम खोदने निकलते हैं, मैं बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, अगर हम बच्चों को रिलेटेड कोई चीज देखें ना तो हम एक डिटेक्टिव के जैसे काम करते हैं, क्योंकि दिखता कुछ और है, निकलता बहुत बार कुछ और है। और ये खोदने का काम बहुत बार हमें करना पड़ता है, एज अडल्ट्स हमें ढूंढना पड़ता है कि चल क्या रहा है एक्चुअली।
तो ये चीज आई जस्ट थॉट कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बताए। तो आप पूछ रहे थे अबाउट, आई एम सॉरी। पेरेंट्स और टीचर्स उनको मतलब अगर पता चले कि उनमें बच्चों में कुछ तो मानसिक बीमारी उभर कर आ रही है या फिर वो हो सकता है कि उनको मानसिक बीमारी हो, तो पेरेंट्स और टीचर्स उस बच्चे की कैसी मदद कर सकते हैं? राइट, सो मीन ये चीज जो है कॉमन, ये एक ही ये बार बार थीम आता है कि उनके साथ जो है हमें एक ओपन कॉन्वर्जेशन रखना जरूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि हम मतलब जिंदगी भर स्ट्रिक्ट रहे और अचानक एक दिन हमने सोच लिया कि हाँ चलो बेटा बैठ जाओ हम बात करते हैं। बच्चा ऑब्वियसली उसको समझ में नहीं आने वाला बात करना क्या है, हम भी फिर बैठ के सोचते रह जाएंगे कि क्या बात करना है। सो ये एक कल्चर है जो हमें, जब वो छोटे लाइक मैंने एक किसी तो पेरेंट जब ओपीडी में आए थे तो उन्होंने मेरे को ये सवाल भी पूछा था, बच्चों को क्यों ये सब बताना जरूरी है, क्यों उनको समझाना जरूरी है, मतलब हमारे मम्मी पापा ने कभी हमको समझाया नहीं, वो बस हमको बोलते थे कि ये कर दो हम ये कर देते थे। तो ये क्या इतना, मतलब बच्चा एक्चुअली डिप्रेशन के थ्रू गो थ्रू कर रहा था। और फिर जब बात हुई तो ऐसा पता चला फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट है, माता पिता बहुत ज्यादा परीक्षा को लेके या पढ़ाई को लेके बहुत जोर देते हैं, जिस वजह से बच्चा काफी परेशान था। तो जब ये बात हुई तो ये चीज निकली। सो मतलब आई एग्री कि हमारे माता पिता ने शायद हमारे साथ वैसा बिहेव ना किया हो। वो जमाने में, मतलब वो जमाने में तो टीचर्स भी हाथ उठाते थे स्कूल में, वो भी नॉर्मल हुआ करता था। लेकिन चीजें चेंज हुए, हमारा अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो हर चीज बच्चा बोले उसके लिए हाँ जी करे, लेकिन एक समझ के लेना, बच्चे के साथ एक वार्तालाप में रहना, एक टच में रहना हमेशा जरूरी है कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, ताकि ऐसे जब समस्याएं आए तो बच्चा खुद होके आके आपके सामने बैठ के बोले कि मम्मी या पापा या मिस या जो कोई भी है कि मुझे ऐसे परेशानी कुछ हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो ये एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है। जब आपको दिख रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी काफी सारे डिटेल में लक्षणों के बारे में बताए, तो ऐसा कुछ अगर आपको महसूस हो रहा है, कभी कभी हो सकता है कि घर में हमें ये नोटिस ना करे, लेकिन स्कूल में मे बी टीचर ने देखा हो ऐसे कोई प्रॉब्लम है, या बाहर उसके फ्रेंड ने किसी ने महसूस किया हो, तो अगर हम टच में रहते हैं एक दूसरे के तो ज्यादा चांसेस है कि हमें पता चले। इस चीज के लिए ना रुके कि बच्चा बोर्ड एग्जाम के लेवल तक आ जाए और तब हम आंखें खोले और देखे कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना कम उम्र में हम इन चीजों के बारे, आजकल ये सब इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा या ऐसे वेबसाइट्स है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। बहुत सारे स्कूल्स में भी प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे अभी आपने गांव तिथे मानसोपचार की बात की, ऐसे बहुत से मनोरोग तज्ञ हैं, साइकोलॉजिस्ट है जो ऐसे प्रोग्राम्स लेते हैं। तो हमारी जानकारी बनाए रखेंगे तो बोलते हैं ना कि मतलब आंखें वही देखती है जो दिमाग को जानता है। तो अगर हमें पता नहीं है तो हम देखेंगे नहीं कभी। सो हमको भी अपडेटेड रहना जरूरी है। अगर हमें नजर आ रहा है कि बच्चे को ऐसे परेशानी है तो लेके बैठ के देर ना करें, खुद का ज्ञान ना बांटे कि बाबा मेरे टाइम पे इतनी परेशानी थी, अभी तुमको क्या ही है, हर सुख सुविधा मिलती है तो तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम उनके नजरिए से हमें देखने को सीखना चाहिए। उनका प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम लगे ये जरूरी नहीं है। सो ये जो हमारा देखने का दृष्टिकोण है, ये हम गौर रखें और इस पे हम ध्यान दें, तो उस हिसाब से उनको जितना जल्दी हो सके उनको मदद पहुंचाए। तो अगर स्कूल में कोई परेशानी हो रही है तो समझने की कोशिश करें कि परेशानी क्या है, क्या चल रहा है, जाके उनके टीचर से मिले। आजकल बहुत से स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, तो यूजुअली अगर क्लास में बच्चे को कोई परेशानी महसूस होती है तो टीचर उनको खुद ब खुद यूजुअली रेफर कर देते हैं ऐसे स्कूल्स में काउंसलर के पास। तो जाके मिले, वक्त दे। इट्स ओके, एक दिन अपने काम से आपको छुट्टी लेना पड़े, बट बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है। तो ये मौका ले, समझने की कोशिश करे क्या चल रहा है। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम नजर आ रही है तो जल्द से जल्द एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले फॉर थेरेपी या ट्रीटमेंट जैसे जरूरत पड़े। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने बताया है। एक कुछ चीजें शायद हो सकता है अभी ओवरलैप हो, जैसे मैंने आपने बताया था कि वो केस बताया कि उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो एक आपने जो इतने सारे अभी तक पेशेंट्स देखे हैं, उनके घर के प्रॉब्लम्स आपको पता चले हैं,
तो आप मतलब अगर बच्चों को ये मानसिक बीमारियां ना हो या फिर मानसिक दृष्टि से बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और ये मानसिक बीमारियां प्रिवेंट हो, उसके लिए घर वालों ने या फिर घर का वातावरण कैसा होना चाहिए या फिर उसको प्रिवेंशन करने के लिए लोग क्या कर सकते तो पहली चीज आई थिंक ये याद रखना होगा, जैसे आपने बात किया था कुछ समय पहले अबाउट मॉडलिंग, मतलब बच्चे अपने आसपास के वातावरण में जो चल रहा है उसको देख के बहुत चीजें सीखते हैं। मतलब हम बच्चों को सिखाते नहीं है कि ये ऑफिस ऑफिस खेलना या घर घर कैसे खेलते हैं, वो बेसिकली क्या चल रहा है वो देख के वो अपना खुद का। तो बहुत बार अगर बच्चों को खेलते हुए देखेंगे तो एक्चुअली समझ में आएगा कि उनके घर में उनके मम्मी पापा के बीच में क्या चलता है। बिकॉज अगर पापा जोर से बात करते डांटते तो बच्चा भी घर घर खेलते वक्त एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करता है। सो ये जो वातावरण का एक रोल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो जितना हम हमारे वातावरण को अच्छा रख सके, सुकून का रख सके एज अ फैमिली, आजकल वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि एज अ फैमिली एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मम्मी या पापा देर से आते हैं, बच्चा तब तक टाइम हो गया रहता है, सो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कामकाज सब छोड़ के आप बैठ जाओ कि हाँ ठीक है बच्चे के परवरिश के लिए हम सब छोड़ दे। प्रैक्टिकल रियलिटी भी समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो जितना टाइम मिले, अभी जैसे सैटरडे संडे है, बच्चे को थोड़ा सा सांस लेने के लिए वक्त दे, उस टाइम पे बच्चे के साथ आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चीजें करे जो आपके भी मन की स्थिति के लिए अच्छे हो और बच्चे के लिए भी। सो ये जो टाइम एक दूसरे को देना है ये बहुत जरूरी है। एंड ये हम बोलते हैं पॉजिटिव कोपिंग, हम बोलते हैं मतलब जब कोई परेशानी या प्रॉब्लम आए तो उसके साथ हम अच्छे तरीके से कैसे हैंडल करें या डील करें। सो हम ये रोज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हमें पता है, बस इसकी समझ रहना और बच्चों को इस तरीके से। सो अभी अगर स्कूल में कोई छोटी प्रॉब्लम हो गई तो आप बच्चे से बात करते करते उसको सजेशंस पूछ सकते हो कि इसको मे बी कैसे हम और थोड़े बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे, कुछ भी प्रॉब्लम हो। सो ओपन कम्युनिकेशन अगेन, मतलब ये मैं प्रोबेबली फॉर द 5th और 6th टाइम यहाँ पे बोल रही हूँ, बट आई थिंक बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी मन से जुड़ी हुई समस्या का अगर हम देखें तो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन गैप। माता पिता के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, माता पिता और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। हमारे कुछ उम्मीद या एक्सपेक्टेशन होते हैं कि बच्चा ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जबकि बच्चे को चाहिए कुछ और। बहुत बार हम देखते हैं तो जब बच्चा जैसे एमबीबीएस के कॉलेज में आ गया, इंजीनियरिंग के कॉलेज में आ गया, बच्चे को करना है आर्ट्स, लेकिन मम्मी पापा ने बोला है यही रास्ता है तो यही करना है, बच्चा इतना मिजरेबल रहता है। हमें आई थिंक वो माइंडसेट से निकलना जरूरी है कि लाइफ में सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ये दो ही चीजें हैं। बहुत से ऑप्शंस है आजकल, एक्सप्लोर करना और बच्चे के साथ एक्सप्लोर करना कि बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, क्या अच्छा हो सकता है। हो सकता है क्या होगा, एक आधा ऑप्शन चूज करेंगे उसमें वो सक्सेसफुल ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए ये समझे, उनको भी समझाए और उनके साथ रहे इन कदमों में। आई थिंक जो हमने बोला कि फेलियर से डील करना जो सीखना है ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। जैसे अभी स्कूल में कोई कंपटीशन रहा, बच्चा अच्छे इसमें नहीं आया या फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसके साथ बात करना, ऐसा क्या था उसको पूछना, तुमने भी तो उनका देखा था तो अच्छा लगा ना उनका, तो ऐसा क्या था, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज अ मोर कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन रादर देन की बच्चा वो ऐसा कोई बात नहीं, बच्चा मतलब अगले बार हम कर लेंगे, उनका आप तो मतलब उससे तो तुम ही बेहतर थे। वो कहाँ किसी को मदद नहीं, उस टाइम के लिए मेरे बच्चे को अच्छा लगे, लेकिन उससे सीखने का क्या मौका है, वो कुछ नहीं, हम वो गवा देते हैं। बहुत बार सिमिलरली इवन टीवी पे कुछ चल रहा है, जैसे कोई इंटीमेट सीन आ गया टीवी पे या कोई नशे का सीन आ गया, तो छोटा बच्चा है तो हम जल्दी 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 चैनल बदल देते हैं कि वो ये ना देखे। तो ये एक मौका है आपको कि आप बच्चे के साथ एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करें, उसकी क्यूरियोसिटी, बच्चे बाय नेचर क्यूरियस होते हैं, उनको हमेशा सवाल पूछना रहता है, लेकिन हमारे टाइम की कमतरता की वजह से हमें उनके सवाल चुभते हैं। हमें लगता है जितना चुप रहे, जितना बिजी रहे उतना हमारे लिए अच्छा। बट ये सब मौके हैं जब हम वो कॉन्वर्जेशन, जो संवाद की बात कर रहे थे ना, ऐसी चीजें हम
स्टार्ट करें, शुरू करें। तो ये चीजों से कैसा है, हम उनका मनोबल जो है ये हम कायम रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं। पढ़ाई में अगर कोई प्रॉब्लम हो, मार्क्स कम मिले, तो पूछना, समझना, ना कि उनको बोलना कि इस बार कम हो गया, क्यों कम हो गया, अगले बार से इससे कम नहीं आना चाहिए। लेकिन क्यों कम आया, क्या प्रॉब्लम था, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, कोई चीज। हर बच्चे का हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं उसको, मतलब सीखने का जो तरीका है, समझने का तरीका है, ये अलग होता है। तो सब एक क्लासरूम में बैठ के टीचर पढ़ा रही है तो वो सुन के समझ ले, वैसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए अगर हमें कुछ उनको मदद देने की जरूरत पड़े, कुछ सब्जेक्ट में उनको एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, तो ये जब तक हम बात नहीं करेंगे हम समझेंगे नहीं। तो ये सहनशीलता हमें होना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको समझ के लेना, उनको वक्त देना और उनके साथ बात या संवाद करना, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मेक श्योर करता है कि कम से कम, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जिसको कोई अप डाउन ना फेस करना पड़े जिंदगी में। लाइफ वही तो बोलते हैं ना, मतलब हर चीज रेड कारपेट नहीं है कि सीधा सीधा चल पड़ो और सब अच्छा हो जाए। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो आई थिंक ओवरऑल हम उनका जो मन से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट जो बोलते हैं, उनकी मानसिक डेवलपमेंट अच्छी होगी, विकास अच्छी होगी, उनका कोपिंग अच्छा होगा, तो फिर कम चांसेस है। ऐसा नहीं कि 100% हम चांस निकाल दे। अभी जैसे कुछ अनुवंशिक चीजें हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्फॉर्म्ड है, हम ध्यान दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द उनको एटलीस्ट मदद तो हम दिला सकते हैं ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज हो पाए। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो हमें एज अडल्ट ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने बताया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे जो तकलीफ हो रही है या फिर घर में जो प्रॉब्लम चलते हैं उसका बच्चों पे असर ना हो, इसलिए वो बच्चों के सामने उसके बारे में बात नहीं करते हैं या फिर बच्चों से उसको दूर रखना चाहते हैं। तो एक जो होता है कि बच्चों के सामने अगर इस बारे में बात करें तो हो सकता है कि वो बच्चे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करे या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कैसे डील करना चाहिए, जो आज सुसाइड के बारे में आपने बताया। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमें भले ही लगता है कि उनको कुछ समझता नहीं है, वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज की उन्हें मे बी उनको 100% जानकारी ना हो कि बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है या घर में क्या परेशानी है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी वो ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम उनको समझाएं तो बेहतर वो, एंड उनके भी आइडियाज बहुत बार होते हैं, वो ऐसी चीजें आजकल इतना देखते हैं, इतना सोचते हैं कि वो ऐसे आइडियाज लेके आते हैं कि हमने भी कभी उनके बारे में सोचा ना हो। सो बच्चे की उम्र के हिसाब से, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि एक 10 या 11 साल के बच्चे को आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में डिटेल में समझाओ, लेकिन उसके उम्र के हिसाब से उसको क्या समझना है, उस हिसाब से हम अगर बात करें, समझाए, तो चीजें आसान हो जाती है। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने समझाया है। और इसी के साथ में हम हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म कर रहे हैं जिसमें मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था। अभी हम ऑडियंस के लिए ये स्टेज, ये फोरम ओपन करेंगे ताकि वो क्वेश्चन पूछ पाए। उससे पहले आज का जो क्विज है, आज का जो पहला क्वेश्चन है आज के क्विज कंपटीशन का, वो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि फिर एक बार जो बताया था वो याद रखे कि आपको जो आंसर देना है व्हाट्सएप पे 9503 421 पे देना है, 9503 421 124। दूसरी जो चीज है, दोनों भी क्वेश्चंस के आंसर देना जरूरी है और फास्टेस्ट आंसर देना जरूरी है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुछ देर पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी कि बच्चों में मानसिक बीमारियां ना हो, इसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए या फिर उसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स क्या कर सकते हैं। उसमें से कोई भी 5 चीजें आपको व्हाट्सएप करके बतानी है। दूसरा जो ऑडियंस राउंड हम चालू करेंगे, मेरी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज करके हम आपको अलाउ करेंगे, अनम्यूट करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछने में दिक्कत लगती है या फिर डरते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन आपका डाल सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन ले लूंगा। अभी मैं चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन आपका डाल सकते हैं अगर किसी को पूछना हो तो। और दूसरा जो चीज है, बीच में इंटरप्ट ना करें,
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, माइंड केयर मैराथन सेशन ऑलरेडी हो चुका है या फिर आगे आने वाले हैं, तो हो सकता है कि हम उसको थोड़ा सा मतलब ना ले, तो आप उदास मत होइए या फिर आप गलत मत समझिए। टाइम के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। आधा घंटा ऑलमोस्ट है, उसमें से 20 मिनट हमारे पास में है, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हो सकता है कि उस आज के टॉपिक से इररिलेवेंट हो तो हम उसको ना ले, तो आप उसके बारे में बुरा मत मानिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हैंड रेज किया है बजरंग जी ने किया है, तो बजरंग जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार डॉक्टर मैडम और डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि जैसे चाइल्ड का और सेक्स अब्यूज का बात किया, तो एक कोई मेल चाइल्ड है, उसका 8-10 साल में सेक्स अब्यूज हो जाता है और फिर उसी चाइल्ड का 11 ईयर ओल्ड में 600 में बच्चों में झगड़ा होके और 4 पॉइंट का नुकेला जो लोहे का हथियार होता है उससे उसका सिर फोड़ दिया जाता है और फिर वो गांव में रहता है तो इलाज होता नहीं है और वो खाली कपड़ा जला करके उसको दबा करके और वो खून जो निकलता है उसको बंद कर देते हैं। तो क्या 20 इयर्स के बाद में उसको सिजोफ्रेनिया हो सकता है 32 इयर्स में इसके कारण? सर मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, मतलब ऐसे ऐसे हो सकता है तो ना पूछे। अगर कोई मतलब जेन्युइन क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो मैम मतलब फिर भी ऐसा अगर हो- आप शॉर्ट में कुछ बताना चाहते तो। हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया ये बीमारी का बहुत अलग अलग मतलब कारण हो सकते हैं, जैसे आई एम श्योर उस पे भी इसके पहले कभी ना कभी सेशन हुआ रहेगा। तो ये बोलना कि मतलब बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ था और फिर ऐसा कुछ हुआ था और उस वजह से ही स्किज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दिमाग पे अगर किसी प्रकार का कोई चोट लगा था या मतलब जो आप बोल रहे हो कि वो लोहे का कुछ तो लगा था और फिर तभी कुछ इलाज नहीं हुई थी ठीक तरह से, तो हो सकता है उसके वजह से दिमाग पे या मेंदू पे जो है असर पड़ा रह सकता है। लेकिन वो स्किज़ोफ्रेनिया के ही लक्षण में आएगा ये बोल पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इस हिसाब से जांच हो या उपचार हो वो आई थिंक ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कृपया हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने देखा था कि शुरू में जब प्रोग्राम चल रहा था तो 2 लोगों ने हैंड रेज किया था। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो कृपया आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक पिंकी शाह ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, शायद वो अगले रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं ये लेना चाहूंगा। ओवर यूज ऑफ मोबाइल इन अर्ली एज कैन कॉज ऑटिज्म। क्या शुरू के एज में अगर मोबाइल फोन का यूज किया जाता है तो क्या उससे ऑटिज्म हो सकता है? Okay. कम उम्र में मोबाइल यूज मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो रिकमेंडेशन के हिसाब से आई थिंक ये भी नेक्स्ट सेशन का हिस्सा है वैसे, लेकिन रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों में बोला गया है कि मोबाइल या कोई भी प्रकार का स्क्रीन जो है, जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये उनको देना या उनको इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करने से उनके विकास पे या दिमाग पे असर पड़ सकता है, इज समथिंग जो एविडेंस दिखा रहा है। बट इस वजह से ऑटिज्म होता है, ये अगेन इज अ कनेक्शन विच इज नॉट वेरी राइट या एस्टैब्लिश। बट बहुत बच्चों में ये कांस्टेंट स्क्रीन के वजह से जो है उनके व्यवहार में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन बच्चा, बहुत कॉमनली ये कंप्लेंट पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे के हाथ से अगर मोबाइल ले लिया तो बच्चा चिढ़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है, मोबाइल के लिए झपटता है या कभी कभी उस वजह से काटता या मारने भी लग जाता है। तो ऐसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखे हैं। देयर आर कुछ स्टडीज बोलते हैं कि कॉन्स्टेंटली ये स्क्रीन के सामने बैठे रहने के वजह से जो नॉर्मल एक स्टिम्युलस की जरूरत है, मतलब बच्चे का विकास या ग्रोथ दूसरे वातावरण में दूसरे लोगों के साथ जो है घुल मिल के रहने से होता है। वर्ड्स या क्या बोलते हैं ये हम लोगों से सीखते हैं, बिहेवियर हम लोगों को देख के समझते हैं। तो ये चीज अगर हम कट ऑफ कर दे, बच्चे को आइसोलेट कर दे,
तो कभी कभी डेवलपमेंट में हमें थोड़े डिलेज आ सकते हैं। तो ये प्रोबेबली हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछने का मकसद, बट एग्जैक्टली बिकॉज ऑटिज्म जो है ये एक अलग ही कंडीशन है, या इसके लक्षण और बहुत सारी चीजें काफी अलग है, तो कुछ डेवलपमेंटल डिले में भी हो सकता है। ऑटिज्म एग्जैक्टली नॉट वेरी लाइकली। एक यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में आपने शुरू में थोड़ा सा बताया था, तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं, क्योंकि अभी तक हमने वो एक जो टॉपिक है अभी तक कोई स्पीकर हमने उसके लिए चुना नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप जब तक कि अगला क्वेश्चन ऑडियंस पूछे तो तब तक आप उसके बारे में बता सकते राइट। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या जैसे मैंने पहले बताया था कि मतिमंद जो हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं कोई वजह से या कारण से दिमाग का विकास जो है वो उम्र के बराबर नहीं होता है या उम्र से पीछे रह जाता है। तो इसमें जो है बहुत अलग तरह के हम देख सकते हैं, हम कैटेगराइज भी करते हैं, मतलब हम उनका बुद्धि अंक जो बोलते हैं या आईक्यू टेस्ट जो बोलते हैं ये करते हैं, और उस हिसाब से बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है, माइल्ड से लेके प्रोफाउंड, ऐसे अलग अलग कैटेगरी आते हैं। तो जिनमें प्रोफाउंड जो बोलते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वो बच्चे लिटरली ऐसे होते हैं जहां पे उनको इवन खुद का जो है ख्याल रखना या खुद की चीजें, जैसे उनको सुसु जाना है या पॉटी जाना है, ऐसी चीजें भी नहीं समझते हैं, खुद को वो खिला नहीं पाते, बस लेटे रहते हैं, और हर चीज के लिए जो है माँ बाप पे अवलंबन रहते हैं, मतलब हर चीज के लिए उन पे वो निर्धारित रहते कि वो ख्याल रखे। ये सिवियर कैटेगरी होता है, लेकिन हर बच्चा इसी कैटेगरी में पड़े वैसा जरूरी नहीं है। हम ऐसे भी बच्चे देखते हैं जो चलते फिरते हैं, लेकिन दिमाग उनका जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं रहता है, तो कमजोरी आती है। तो बहुत बार जो है पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, उनके उम्र के हिसाब से। अभी बच्चा जैसे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में चला गया है, तो बाकी बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, ये बच्चे को इवन बेसिक अक्षर में परेशानी आने लगती है, नंबर नहीं समझ में आते, कितना भी हम बच्चे को समझाएं वो उनके दिमाग में जाता नहीं है। इवन व्यवहारिक चीजों में बहुत बार, जैसे पैसों का, मतलब ये नोट कितने का है, इसका अगर हम दुकान में गए तो ये दिए तो कितना हमें चेंज लाना चाहिए, खुद से अकेले वो कहीं बाहर जगह ढूंढना जाना, ये सब चीजों में उनको परेशानी आती है। तो ये एक ऐसा बहुत वाइड रेंज है, लेकिन अगर सिंपल में हमें समझना है तो बेसिकली उम्र के हिसाब से बच्चा पीछे रह जाता है, इतना अगर हम याद रखें तो हमें काम आ जाता है। और ये एक चीज है जिसमें मतलब बहुत से पेरेंट्स इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा बच्चा अच्छा रहे, हर चीज में आगे बढ़े, ये हर माता पिता की इच्छा होती है। लेकिन ऐसे कोई गोली दवा नहीं बनी है जिससे बच्चे के बुद्धि का विकास एकदम से बढ़ जाए। कोई अगर आपको ऐसी चीजें बता रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा समझिए, जानिए कि ये एक गलत फहमी है। जो व्यवहार से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दवाइयों से कभी कभी मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये जो, जैसे बहुत से ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ करता है, बातें समझता नहीं है, वो बहुत बार इसलिए होता है क्योंकि हम बच्चे को देख रहे हैं 10 साल के बच्चे के जैसा, लेकिन एक्चुअली बच्चे की बुद्धि का लेवल जो है ना वो एक 2 या 3 साल के बच्चे के लेवल पे है। तो अभी 2 या 3 साल का बच्चा छोटी बातों पे जिद तो करेगा। तो हमारा दृष्टिकोण अगर हम बदलेंगे, बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। और ऐसे बच्चों में बहुत बार मेडिकल प्रॉब्लम्स भी कॉमन होते हैं, जैसे फिट का प्रॉब्लम हो गया, या कुछ बच्चों में कुछ अनुवंशिक प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोम प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या बाकी की बीमारी हो गए। तो इधर बहुत बार शारीरिक परेशानियां भी हो सकती है, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में कभी कभी कमजोरी या प्रॉब्लम आती है, थायराइड के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी परेशानियां हो सकते हैं, तो बच्चे का एक अच्छा मेडिकल चेकअप करना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड सैडली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो माँ और बच्चे को, जब माँ प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के वक्त पे अगर सही तौर पे ट्रीटमेंट मिले, सही तौर पे इलाज मिले, रेगुलर चेकअप्स हो, तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, जिस वजह से आगे जाके ऐसे जो बर्थ के टाइम पे डिलीवरी में हेल्प ना मिलने के वजह से या उस समय ऑक्सीजन ठीक से ना जाने के वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम एक्चुअली प्रिवेंट कर सकते हैं और रोक सकते हैं।
तो ये इंटेलेक्चुअल और एक जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगी, अभी गवर्नमेंट के तौर पे भी इसको लेके बहुत सारे स्कीम्स और चीजें चल रहे हैं। तो स्वावलंबन .gov.in ये एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का, जिसमें ऐसे बच्चों को सर्टिफिकेशन के तौर पे जो है मदद मिलती है। तो सर्टिफिकेशन से क्या होता है कि स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल सुविधाएं मिलती है। तो वैसे स्कूल्स में एडमिशन के वक्त ज्यादातर सर्टिफिकेट की जरूरत रहती है कि बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये माध्यम के थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्टर करके ऐसे सर्टिफिकेट का भी आपके आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से आपको जो पास में समीप में जो हॉस्पिटल या ये है जहाँ पे ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है अगर आप इस पे रजिस्टर करते हैं। तो इससे आप वो मदद का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आ चुके हैं। उससे पहले आज का जो क्विज कंपटीशन है उसका सेकंड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। जो मैम ने अलग अलग बच्चों में पाई जाने वाली मानसिक बीमारियां है जिसके बारे में मैम ने बात की, उनमें से कोई भी 5 मानसिक बीमारियों के नाम आपको व्हाट्सएप करने हैं। कोई भी 5 मानसिक बीमारियों के नाम आप हिंदी में बता सकते हो, इंग्लिश में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेघा पालकर जी, मैं आपको मौका दूंगा। उससे पहले एक जो अब्दुल हसीब जी ने क्वेश्चन पूछा है कि इन चाइल्डहुड यूज ऑफ सोशल मीडिया, गेमिंग, masturbation, etc. These things show psychiatric effects in early adulthood like OCD thoughts, dissociation, and also tell about parents beating kid in childhood. Can this show symptoms after 20 years of age? सोशल मीडिया, गेमिंग, मैस्टरबेशन, इन चीजों की वजह से क्या उनके ऊपर मानसिक इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि ओसीडी के थॉट्स हो, डिसोसिएशन हो? तो क्या वो 20 इयर्स के बाद में, अगर शुरू में ये हुआ हो तो उसका 20 इयर्स के बाद में क्या इसका इफेक्ट दिख सकता है? इफेक्ट आना संभव है, ये देखा गया, लेकिन ऐसा मतलब दोनों भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान जिसको ऐसे कोई मानसिक बीमारी है उनके साथ बचपन में ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ रहे, ऐसा 100% नहीं है। और दूसरे तरफ से भी कि हर इंसान जो बचपन में ये प्रॉब्लम्स गो थ्रू करते हैं उनमें से हर एक जन को ऐसा कोई बीमारी भी हो, ये भी 100% नहीं है। सो है, जाना गया है, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है बहुत नाजुक होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो ऐसे अगर कोई, हम इसको ट्रॉमा बोलते हैं, मतलब कोई ऐसे बहुत ही मन को छू जाने वाली या कोई ऐसे बहुत ही परेशानी जो वो झेलते हैं, इसका अगर सही तरीके से हैंडल ना किया जाए, अभी बहुत से बच्चे होते हैं जिनको सेक्सुअल अब्यूज हुआ रहता है, लेकिन अगर सही वक्त में उनको मदद मिले, उनके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसको हम हैंडल करें, उनको थेरेपी दे, या उनके लाइफ में डील, अगर डिप्रेशन है तो उसका सही समय पे इलाज करे, तो आगे जाके ये बच्चे बहुत आगे जाते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। इनफैक्ट बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आगे जाके दूसरों की भी मदद के लिए वो तैयार होते हैं, बिकॉज उन्होंने वो हैंडल किया या वो चीजें देखी है। तो आई थिंक इट इज नॉट जस्ट कि ऐसा कुछ गलत हुआ है या कोई बैड इंसिडेंट हुआ है उनके लाइफ में, बट ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, उनको मदद कैसे मिलता है। तो इससे फिर डिसाइड होता है कि ये एक्सपीरियंस या ये अनुभव से वो आगे उभर के निकल पाए या उसी में फंसे रहे या उसका नेगेटिव उनके दिमाग पे असर हो। बहुत अच्छे से आपने बताया है। यहाँ पे सुनील लोंडे जी ने एक मैसेज किया है। 14 साल का बच्चे अगर माँ बाप से बार बार झगड़ा करे तो गलत उल्टी बात करे तो सही क्या गलत करे? मैं सुनील जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा आई थिंक 22nd सेशन था जो बच्चों के बर्ताव के बारे में था, उसमें आप जा सकते हैं। अगर हम टाइम मिले तो हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप वहां पे जाएंगे, वो वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं मेघा पालकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आप क्वेश्चन पूछिए। मेघा पालकर, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। मुझे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है, कंडक्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उसमें पेरेंट काउंसलिंग के लिए
जब करते हैं तो पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें काउंसलिंग की जरूरत है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये जब भी पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस आएगा कि इसमें पेरेंटिंग भी प्रॉपर से हो जाए तो ये डिसऑर्डर कम हो सकती है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज मुझे बताइए। ये आई थिंक एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है। मीन फॉरगेट कॉन्डक्ट, लेकिन जनरली भी अगर कोई परेशानी हो बच्चे में और हमें नजर आता है कि पेरेंट में कोई इशू है और हम उनको बोलना शुरू कर दे कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको शायद कोई मानसिक प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको मदद की जरूरत है, तो वो बहुत बार हम पे उल्टा पड़ता है कि हम तो बच्चे को लेके आए थे, आप क्या हम पे भी इस मामले को लेके हम पे चढ़ गए, बच्चे की मदद करो, हम बाद में देख लेंगे खुद का। बट आई थिंक इसमें एक ही ये है कि आप परस्यू करो बार बार। ये मे बी यू कैन ट्राई छोटी छोटी, लाइक अगर वो कोई बहुत बड़ा चीज को लेके हम शुरुआत करने की कोशिश करें ना, तो वो ऑलवेज हमें वापस मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है कि वो वर्कआउट नहीं होता है। एंड ये भी समझना हमें जरूरी है कि पेरेंट्स लाइक मे बी 30-40 ईयर्स ऑफ अपने लाइफ से वो ऐसे है या उनका बिहेवियर ऐसा है, तो रातों रात तो वो बदलने वाला है नहीं। बट वॉट हेल्प समटाइम्स, जो मैंने कोशिश किया है, ट्राई किया है कि छोटे, मैं उनको एक्सपेरिमेंट्स बोलती हूँ कि हम बस ये एक छोटा सा चीज है, लेकिन उनको अगर बोलने जाओ ना कि आप बहुत डांटते हो या बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट हो, आप ऐसे बिहेव करते हो, तो बहुत बार उल्टा जवाब आता है, तो क्या मतलब हर बात के लिए हम हाँ बोल दे, बच्चे का जैसा है वो चलने दे। तो कोई एक स्पेसिफिक चीज को लेके मैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलती हूँ कि आप ट्राई करो कि इस बार इस चीज के लिए आप ऐसे ना रिएक्ट करो, और फिर आप देखो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। तो व्हेन दे सी के बच्चे में चेंजेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत समय के बाद, इट इज लिटरली लाइक नदी पत्थर के ऊपर चल चल के इवेंचुअली वो वहां पे अपना लाइन बना ही देता है, वैसा धीरे धीरे करके उनको कहीं ना कहीं मन में आता है। एंड ये पूरे टाइम पे आई थिंक ये बात भी बहुत जरूरी हो जाती है कि बच्चे के साथ आप कॉन्वर्जेशन में रहो हमेशा, कि क्या इशू हो रहा है, हम क्या डील कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे दोनों जो है वो एक पेज पे आ पाए। आई थिंक दैट इज ऑल आई हैव टू ऑफर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे पहले कि हम विनर्स की तरफ मुड़े और आखिरी क्वेश्चन की तरफ मुड़े, मुझे लगता है आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत सुपर था। अगर आपको कोई कमेंट हो, आप, मुझे लगता है मैम्स को बहुत बड़े थैंक्स बनते हैं। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, तो कृपया आप आपका कमेंट और आपका थैंक्स कृपया आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेघा पालकर जी, सुनील नागरे जी, डॉक्टर रेखा, पिंकी शाह, सबने मैम आपके लिए कमेंट्स है, आप पढ़ सकते हैं। सबने थैंक्स बोला है और बहुत अच्छा, लिटरली मतलब बहुत अच्छा सेशन हुआ है। मुझे भी मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज नई मिली है कि बच्चों के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स अलग तरीके से कैसे उनकी तरफ देखा जा सकता है। मुझे बहुत बड़ा थैंक यू आपको बोलना चाहिए कि मेरे दिल से जुड़ी हुई एक टॉपिक पे मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला बात करने के लिए, इन सब के साथ जुड़ने के लिए। तो आई थिंक उसके लिए अतुल जी आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरे तरफ से। थैंक यू मैम। आज के हमारे सबसे पहले विनर है साधना मस्के जी। साधना जी, आप अगर सुन रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। आपका वीडियो चालू कीजिए और हैंड रेज कीजिए। ओके, आपका वीडियो चालू कीजिए, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और आपके बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं और आज का सेशन आपको कैसे लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के सेशन से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? Hello, myself Dr. Sadhana Maske. I am from Akola. I have done my BMS and MD in pathology. तो आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था और इन्फॉर्मेटिव था। एज ए डॉक्टर भी मुझे बहुत हेल्पफुल है। प्लस मतलब जो मेरे आसपास के जो मेरे नीस है, जो भाई, जो मेरे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, उनके साथ भी डील करने में मुझे और ज्यादा हेल्प होंगी। शायद मैं उनके पेरेंट्स को भी गाइड कर सकूंगी। ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। और एज ए डॉक्टर भी, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, बट एज ए जनरल फिजिशियन भी वर्क करते हुए
जब पेरेंट्स कभी छोटे बच्चों के साथ आते हैं या छोटे बच्चों के भी प्रॉब्लम वो कभी कभी बताते हैं खुद के डिसीज के साथ भी, तो मैं उनको गाइड कर सकूंगी। इसके बारे में मुझे बहुत इंफॉर्मेशन आज के सेशन में मिले हैं और थैंक्स टू मैडम फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा, आपको अगली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सर। हमारे दूसरे जो विनर है वो है रेखा जी, रेखा चेंढालने। अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका वीडियो चालू कीजिए। ओके, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आज का सेशन कैसे लगा और सबसे इम्पोर्टेंट आज के सेशन से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? मेरा नाम डॉक्टर रेखा चेंडालने है। मैंने एमडी आयुर्वेदा में कंप्लीट किया है और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि जो फर्स्ट विनर हुई है वो मेरे जूनियर है। तो मतलब मैं आपके सेशंस अटेंड कर रही हूँ, 2-3 लास्ट वाले, तो मैं सबको ये फॉरवर्ड करते रहती हूँ और इंफॉर्मेटिव रहते हैं तो सब लोग मतलब पूछते हैं। और मैम ने तो आज मतलब बहुत अच्छे से बताया, मतलब एकदम साइलेंटली, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा और पूरा मैंने नोट डाउन किया है वो। और सबसे बड़ी सीख वही कि पेशेंस होना चाहिए चाइल्ड मतलब डील करते वक्त किसी भी चीज में। और बाकी ठीक था, मतलब अच्छा लगा सब। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। हमारे हाँ। तीसरे जो विनर है वो है प्रफुल्ल रेजिंग जी, वो भी डॉक्टर है। प्रफुल्ल जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए, आपका वीडियो चालू कीजिए। डॉक्टर प्रफुल्ल। आज तीनों भी विनर डॉक्टर है, तो ऐसे मत समझिए कि सिर्फ डॉक्टर्स ही रिप्लाई कर सकते हैं या फिर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं। आप मराठी, हिंदी, कोई भी भाषा में रिप्लाई कर सकते हैं और सभी लोग जीत सकते हैं। बस आप जितना जल्दी लिखेंगे, जितना जल्दी भेजेंगे और जितना बराबर लिखेंगे वो विनर हो सकता है। बहुत बार साइकोलॉजिस्ट विनर्स होते हैं, बहुत बार डॉक्टर्स विनर होते हैं, तो जनरल लोग भी बहुत सारे हैं हमारे पास में, जैसे नागरेश जी है और बहुत सारे लोग हैं जो विनर रह चुके हैं। प्रफुल्ल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मुझे लगता है आपकी ये तीसरी या सेकंड बार है आप विनर बन चुके हैं। मैं जानता हूँ आपको पर्सनली। सब आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आज का सेशन कैसे लगा और सबसे बड़ी सीख आज का टॉपिक में से आपको क्या मिली? जी मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल राय सिंह है। मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ। जलगांव में प्रैक्टिस करता हूँ और आज का सेशन बहुत अच्छा था। मुझे बहुत कुछ हर सेशन में कुछ सीखने मिलता है, इस बार भी बहुत कुछ सीखने मिला। और मेरे रेगुलर की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत सारा फायदा होता रहता है, तो बहुत अच्छा था। इस बार का सेशन बहुत अच्छा। आज के सेशन में से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? मतलब पूरा सेशन इंफॉर्मेटिव था, लेकिन सबसे बड़ी सीख, जो हमारा एक रूटीन है तो लोगों को रिवाइज हो, इसलिए हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? सर ये सीखने के लिए मिला कि अगर कोई लड़के हैं जो मानसिक बीमारी से जा रहे हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसे उनके साथ कैसे बोलना चाहिए, उनको कैसा काउंसलिंग करना चाहिए, ये बात सीखने में। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। तीनों विनर से रिक्वेस्ट है कि कृपया आपका नाम, आपका पता और फोन नंबर कृपया मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप तक आपका गिफ्ट मिल जाएगा। पिंकी शाह जी ने यहाँ पे मैसेज किया है, हाउ टू बी काम व्हाइल हैंडलिंग एनी प्रॉब्लम आई लर्न टुडे। मैम, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि बच्चे को या फिर किसी को भी बात करते हुए शांति से क्यों बात करना चाहिए और कैसे शांत रहना चाहिए, उन्होंने आज सीखा हुआ है। तो इसी के साथ आज का हम सेशन खत्म करना चाहेंगे। उससे पहले मैम, आप जाते जाते कुछ अगर लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं तो कृपया लास्ट मैसेज आप बता सकते। अगर हम देखें ना, बच्चों के मदद करने के हिसाब से जो प्रोफेशनल्स हम बोलेंगे बहुत कम है, मतलब गिने चुने हैं, हम शायद हाथों पे गिन सकते हैं, इतने कम लेवल पे है। लेकिन
आज जैसे सबने बात किया, लाइक बहुत खुशी हुई मुझे ये सब सुन के कि हर एक जो है, क्योंकि हमारे आसपास इतने बच्चे हैं, तो अगर हम हर एक सतर्क रहे, जाने समझे, तो आई थिंक हम बच्चों को मदद करने में और उनका फ्यूचर जो है उसको अच्छा करने में हम डेफिनेटली हमारा एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सब आज यहाँ पे जुड़ने के लिए, और मुझे इतना पेशेंटली पिछले 1.5 घंटे से मेरे बोलने को सुनने के लिए। एंड थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर अतुल फॉर द इनवाइट। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक खत्म करेंगे। जाने से पहले सबसे बड़े धन्यवाद आज के हमारे जो स्पीकर है। धन्यवाद मैम, अपने आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। एनओएम्स की वो मतलब जो रूटीन होगा बहुत डिफिकल्ट होगा उसमें से टाइम निकालने के लिए, लेकिन आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी जिसका फायदा लोगों को होता हुआ दिख रहा है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट। आज के हमारे जो भी श्रोता है, ऑडियंस है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो बार बार आते हैं उनको स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा। आप जुड़ चुके हैं, आप जुड़ रहे, हमेशा आते हैं, तो सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। जो नए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसे ही आते जाइए। अगर कोई मिस होता है सेशन तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि मतलब इन पर्सन अटेंड करने की या फिर लाइव अटेंड करने की कोशिश करें, ताकि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपका ये जो प्रॉब्लम है वो उसमें से आप मतलब आपके मन में कोई क्वेरी हो तो उसको भी पूछ सकते हैं और आपका जो मन में क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे यहाँ पे अब्दुल हसीब जी पूछ रहे हैं कि इज सेशन ओनली फॉर डॉक्टर्स? नो, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है। अगर डॉक्टर्स में के लिए होता तो हम इंग्लिश में रखते। ये हम सर्व, जैसे हमने शुरू में बोला था कि ये सभी लोगों के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, साइकेट्रिस्ट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, एनजीओ वर्कर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, या उन सभी लोगों के लिए है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जिनको मानसिक बीमारी हो या फिर मानसिक आरोग्य के बारे में जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप 9503421124 पे मैसेज कीजिए। वंस अगेन मैं चैट बॉक्स में भी ये नंबर डाल दूंगा, आप वहां पे आपका नाम /माइंड केयर मैराथन मैसेज कीजिए, ताकि ये जो मैसेज है आपको डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए, हर बार पहुंच जाए। बहुत बार क्या होता है कि आपको किसी और से मैसेज मिला होगा तो आपको नेक्स्ट टाइम ज्वाइन होने में दिक्कत होती है। तो ये रिक्वेस्ट है कि मैं मैसेज नंबर डालूंगा, आप जो भी नए हैं तो आप माइंड केयर मैराथन से जुड़ सकते हैं। आपको डायरेक्टली हर सेशन के बारे में मैसेजेस आपको आते जाएंगे। टेलीग्राम पे से आप जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, ताकि अगर कई बार टेक्निकल इश्यूज की वजह से व्हाट्सएप पे, क्योंकि एज अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो मैसेज सेंड करता हूँ, तो अगर नहीं मिलता है तो उसकी हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ये मैसेजेस है, हमारे मैसेजेस है प्रोग्राम के बारे में, आप लोगों तक लेके जा रहे हैं, जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हो, जिसके वजह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है। इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, डायरेक्टली फायदा हो रहा है। तो उन सभी श्रोताओं को जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों तक लेके जा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के सभी जो विनर्स है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जो पार्टिसिपेंट्स है जिनको प्राइज नहीं मिला लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे अगले मंगलवार को एक नए टॉपिक के साथ, जिसके बारे में जानकारी आपको जल्दी ही पहुंचाई जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन, और सभी को गुड नाइट। मिलेंगे अगले मंगलवार। धन्यवाद।